उत्पत्ति के मुख्यतः तीन नियम हैं। उत्पत्ति वृद्धि का नियम पहला है, और दूसरा जो है उत्पत्ति समता के नियम, और तीसरा जो है उत्पत्ति ह्रास का नियम। तो सबसे पहले उत्पत्ति वृद्धि नियम देखते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है। यदि उत्पादन के साधन में वृद्धि के अनुपात की तुलना में उत्पादन में वृद्धि का अनुपात अधिक हो तो उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। इस नियम के अनुसार उत्पादन बढ़ाने के लिए जैसे जैसे साधनों की इकाइयों में वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे सीमांत उत्पादन मार्जिनल रिटर्न्स क्रमशः वृद्धि होती जाती है, और सीमांत उत्पादन बढ़ने से सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट क्रमशः घटती जाती है। अतः इस नियम को लागत ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उत्पत्ति वृद्धि नियम मुख्यतः जो है उद्योग धंधों में लागू होता है, जहां प्रकृति की अपेक्षा मानव की प्रधानता पाई जाती है। इस नियम को हम एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। किसे? उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लिया जाता है कि एक रेडियो का कारखाना है। क्या है? एक रेडियो का कारखाना है, जिसमें रेडियो के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए साधन की इकाइयों में वृद्धि की जाती है। इसके फलस्वरूप प्राप्त उत्पादन को एक तालिका के माध्यम से दिखाया जा सकता है। जैसे श्रम की इकाइयां, एक कॉलम हो जाएगा, दूसरा कॉलम होगा रेडियो का कुल उत्पादन, और तीसरा कॉलम होगा रेडियो का सीमांत उत्पादन। मान लो श्रम की इकाइयां जो है 1 है, उस समय रेडियो का कुल उत्पादन 20 होता है, तो अब यहाँ रेडियो का सीमांत उत्पादन कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जब श्रम की इकाई को 1 से बदलकर हम 2 इकाई लेते हैं, यानी कि बढ़ा दिए, तो 2 इकाई लेते हैं, तो रेडियो का कुल उत्पादन जो है 20 से बढ़कर कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। तो यहाँ रेडियो का सीमांत उत्पादन कितना हो गया? 30 हो गया। 50 में से 20 घटा देंगे तो ये सीमांत उत्पादन प्राप्त होगा रेडियो का। तो कितना हो गया? 30 हो गया। और जब हम श्रम की इकाई को 3 करते हैं, श्रम की इकाई को 3 करते हैं, तो रेडियो का उत्पादन जो है 90 हो जाता है। 90 हो जाता है, तो यहाँ रेडियो का सीमांत उत्पादन कितना होगा? 40 होगा, क्योंकि 90 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ गया? 40 आया, जो रेडियो का क्या है? सीमांत उत्पादन। उसी तरह से श्रम की इकाइयां को जो है 4 लेते हैं या 4 वृद्धि करते हैं, तो रेडियो का कुल उत्पादन जो है 1000 होता है। सॉरी, ये 1000 नहीं, 140। तो 140 में 90 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 50। तो रेडियो का सीमांत उत्पादन कितना है? 50 है। अब जब श्रम की इकाइयां जो है 5 लेते हैं, तो तब जो है रेडियो का कुल उत्पादन कितना होता है? 200 होता है, और 200 में से 140 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। यानी रेडियो का सीमांत उत्पादन कितना प्राप्त होता है? 60 प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो मैंने ऊपर जो तालिका बताया, इस तालिका से ये स्पष्ट होता है कि रेडियो के कारखाने में जैसे जैसे श्रम की इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है ना, कैसे वृद्धि की जाती है? उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे जो है रेडियो
रेडियो का सीमांत उत्पादन बढ़ता जाता है। आप लोग देखे होंगे कि शुरू में 20 था, फिर 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ। तो इस तरह से सीमांत उत्पादन क्या होता है, बढ़ते जाता है। अतः यहाँ जो है उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है। इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से भी हम प्रदर्शित करेंगे। देखेंगे कि ओ एक्स अक्ष, इसके लिए दो रेखा खींचेंगे, एक क्षैतिज रेखा एक्स ओ एक्स और एक ऊर्ध्वाधर रेखा ओ वाई खींचेंगे। ठीक है, और इन रेखा को हम क्या करेंगे, समान भागों में बांट देंगे और इसमें ओ एक्स अक्ष पर जो है, ओ एक्स रेखा पर हम श्रम की इकाइयों को और तथा ओ वाई रेखा पर जो है रेडियो की सीमांत उत्पादन को दिखाएंगे। तो यहाँ ए बी रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, ए बी रेखा प्राप्त होगी, जो उत्पत्ति वृद्धि नियम की रेखा है। क्योंकि इससे स्पष्ट है कि जैसे जैसे श्रम की इकाइयों में वृद्धि की जाती है, रेडियो की सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि यहाँ जो है उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। तो उत्पादन के क्षेत्र में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला जो है, अधिक उत्तम व्यवस्था। क्या है, अधिक उत्तम व्यवस्था, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उत्पत्ति वृद्धि नियम के लागू होने का कारण यह है कि जब श्रम एवं पूंजी की इकाइयों में वृद्धि की जाती है तो व्यवस्था अधिक उत्तम हो जाती है। क्या होती है, व्यवस्था जो है अधिक उत्तम हो जाती है, जिसके चलते श्रम एवं पूंजी की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। तो प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में सुनिए कि श्रम एवं पूंजी की वृद्धि से व्यवस्था जो है प्रायः अधिक उत्तम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप श्रम तथा पूंजी की कार्य शक्ति में वृद्धि हो जाती है। एन इंक्रीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल leads generally to improved organization, which increases the efficiency of the work of labor and capital। तो इस प्रकार जो है श्रम एवं पूंजी की कार्य क्षमता में वृद्धि होने से उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। दूसरा जो है वृद्धि नियम लागू होने के दूसरा कारण क्या है, साधनों की अविभाज्यता, इन डिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। उत्पत्ति वृद्धि नियम का दूसरा कारण साधन की अविभाज्यता है। कारखाने अथवा उत्पादन के क्षेत्र में कुछ साधन ऐसे होते हैं जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः प्रारंभ में ऐसे साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता तथा उन पर व्यय भी अधिक पड़ता है। अतः उत्पादन के अन्य साधनों में ज्यों-ज्यों वृद्धि की जाती है, त्यों-त्यों इन अविभाज्य साधनों का समुचित प्रयोग होने लगता है तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए आप देखिए, एक छपाई मशीन से यदि 100 नोटिस छापी जाए तो उत्पादन कम तथा व्यय अधिक होगा, लेकिन अधिक श्रम एवं पूंजी लगाकर
यदि छपाई मशीन से 1 लाख नोटिस छापी जाए तो नोटिसों को छापने का व्यय कम होगा तथा उत्पादन बढ़ेगा। तीसरा प्रमुख कारण है बाह्य तथा आंतरिक मितव्ययिताएं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज। क्या है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज। तो उत्पादन के पैमाने में विस्तार के साथ साथ उद्योगों को कई तरह की बाह्य तथा आंतरिक मितव्ययिताएं मिलने लगती है। इन मितव्ययिताओं के चलते जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है वैसे वैसे उत्पादन व्यय घटता जाता है तथा सीमांत उत्पादन क्रमशः बढ़ता जाता है, जिससे उत्पादन में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। चौथा पॉइंट है श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण की संभावना। पॉसिबिलिटी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। उत्पादन के आकार में वृद्धि होने से श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का प्रयोग संभव हो जाता है, जिससे लागत में कमी तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। पांचवा पॉइंट है आविष्कार एवं नई तकनीक। आविष्कार एवं नई तकनीक, इन्वेंशन एंड न्यू टेक्निक्स। इंग्लिश में हम बोलेंगे इन्वेंशन एंड न्यू टेक्निक्स। तो उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होने से वैज्ञानिक आविष्कार एवं नई तकनीक को बढ़ावा मिलता है, जिनके प्रयोग से लागत में कमी तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इस तरह से हमने क्रमवार जो है हमने उत्पादन के क्षेत्र में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने के 5 कारण बताएं। कौन कौन से 5 कारण हैं? तो अधिक उत्तम व्यवस्था होना, दूसरा साधनों की अविभाज्यता, तीसरा बाह्य तथा आंतरिक मितव्ययिताएं, और चौथा जो है श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण की संभावना, और पांचवा आविष्कार एवं नई तकनीक। तो विद्यार्थियों, आप लगभग समझ गए होंगे कि उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है। ठीक है, तालिका से भी स्पष्ट हो गया कि जैसे जैसे श्रम की इकाइयां हम बढ़ाते हैं तो रेडियो का एग्जांपल लिया था, तो रेडियो का कुल उत्पादन क्या होता है? बढ़ता जाता है, और रेडियो का सीमांत उत्पादन भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। यहाँ उत्पादन के साधन बताना चाहता हूँ कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। तो भूमि है, पूंजी है, श्रम है, साहस एवं संगठन है। ये चीज याद रखना, किसी भी चीज के उत्पादन करने के लिए इन साधनों का होना अति आवश्यक है, और इन साधनों में परिवर्तन करने से एक उत्पादन में भी क्या होती है? एक निश्चित स्तर तक क्या होती है? उत्पादन में वृद्धि होती है। इसलिए हमने उत्पत्ति वृद्धि नियम, और जहां स्थिर हो जाती है साधन में बढ़ाने से, वृद्धि करने से भी उत्पादन नहीं बढ़ता है, तो उसको हम उत्पत्ति समता का नियम कहते हैं। और जो है इधर उत्पादन के साधन में वृद्धि करने से क्या होती है? ह्रास होती है, मतलब कमी आती है। इधर तो हम उत्पादन के साधन में वृद्धि करते हैं, लेकिन उत्पादन में जो है क्या होते हैं? गिरावट आती है, कमी आती है, तो उसको हम उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। तो अगले जो क्लास होगी हम उसमें उत्पत्ति क्षमता का नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज यहीं से हम इसे वीडियो ऑनलाइन क्लास को जो है विराम देता हूं।
और सभी को धन्यवाद, और मेरे चैनल में बने रहिए। और नए अपडेट के लिए जो है आप अपना नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नई नई वीडियो जो है आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद।